हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी एक्चुअली में एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ तो काफ़ी वाइडर वे में होता है। मतलब उसको जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनका यूज़, मतलब वो अपने इलेक्शन में इस वर्ड का यूज़, डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़, लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या वाकई में वो प्रैक्टिकल वे में उसका एक रियल वे में यूज़ कर पाते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है, ठीक, डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है रूल बाय द पीपल। मतलब जो यहाँ पर हमारे कंट्री में या किसी भी नेशन में यूनिवर्सल वे में अगर आप इस बात को कहें तो डेमोक्रेसी एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको अप्लाई करनी होती है, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्शंस टाइम। लेकिन जब आप हर कंट्री को अलग अलग वे में ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको वाकई में पता चलेगा, आपको जानने को मिलेगा कि वाकई में क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की जो चीज़ है वो वाकई में एक प्रैक्टिकल वे में अप्लाई होती है या नहीं। तो आज हम इसी डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली वे में समझेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ एक डीप डिस्कशन इसके ऊपर हम करेंगे। अच्छा, जैसा कि डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको अभी पहले ही बताया है कि जो डेमोक्रेसी का वर्ड होता है पावर ऑफ द पीपल, मतलब यहाँ पर लोगों को जो है पूरी, मतलब डेमोक्रेसी इन द सेंस कि किसी भी देश की जनता को, वहाँ के लोगों को पूर्ण रूप से एक कंप्लीट अथॉरिटी दे दी जाए कि वो अपने मन मुताबिक, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को जो है इलेक्ट कर सकें और अपने साथ उनके साथ, मतलब उनकी रूलिंग में एक तरीके से भागीदारी बराबर से निभा सकें। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट जो आपका डेमोक्रेसी का बोलता है, जो इंपॉर्टेंट है, कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, मतलब इस तरह की सरकार बने किसी भी देश में जहां पर जो वहां का पॉलिटिकल लीडर हो, रूलर हो, वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुना जाए। ठीक है, डायरेक्ट लोगों द्वारा चुना जाए इन द सेंस कि ये नहीं कि आप वहां की जनता को मार के पीट के, ठीक है। अब आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक पॉइंट इसके बिहाफ पर समझिए। मान लीजिए कि आपको तो ये बात बोल दी गई कि आपको चुनना है, लेकिन क्या आपका अब उसमें फ्री कंसेंट है कि नहीं है? क्या आप फ्रीली जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जिसको आप इलेक्ट करना चाहते हो, क्या उसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेमोक्रेसी के बिहाफ पर। अगर आपके ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है, आपको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, या आपको फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको इन्हीं को वोट देना है, तो वो एक नॉन डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट मानी जाएगी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। अगर इंसान कोई भी जो वहाँ का किसी भी कंट्री का जो रेसिडेंस है, सिटीजन है, अगर वो फ्रीली वहाँ के रूलर को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट नहीं करता है। ठीक, दूसरी बात आप देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि आपको फ्रीली वे में ना चुनने को मिले, मतलब आपके ऊपर दबाव बनाया जाए, आप किसी भी तरीके से इलेक्ट ना कर पाए। ठीक है, अब कुछ ऐसी जगह होती हैं, जैसे म्यांमार आप ले लीजिए इंडिया में, जहाँ पे आर्मी रूल्स चलती है, क्योंकि अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ के लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है। इस पॉइंट को भी समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो वहाँ के रूलर को फ्रीली इलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ के सर्कमस्टांसेस, कई कई राज्यों के ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसी कंडीशन होती हैं कि वहाँ पर आपको कुछ ऐसे एक्शन लेने होते हैं। जैसे म्यांमार की अभी बात कर लीजिए आप, म्यांमार एक ऐसी संवेदनशील जगह है जहाँ पे आप ये समझ लीजिए नस्लवादी, ये इस तरह की टेररिस्ट अटैक्स ज़्यादा मतलब होते रहते हैं। आप मतलब कि जहाँ पर एक आम आदमी मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूलर जो है रूल नहीं कर सकता, वहाँ पे आपको आर्म्स एक्ट लगाना जरूरी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जहाँ पर सिर्फ आर्मी के द्वारा ही सही से कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ पे आप कोई भी आपकी अर्धसैनिक बल या आर्मी, ठीक है, आप किसी भी तरह का फोर्स से ही वहाँ पर कंट्रोल ला सकते हैं, ऐसे नहीं ला सकते हैं।
तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बल्कि वहाँ पर जो है आपकी आर्म्स एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए, तो वहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। आप वहाँ पर उसे डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के बिहाफ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए, सऊदी अरेबिया में हेरिडिटी किंग एक वर्ड है, वो वहाँ पे हेरिडिटी इन द सेंस, आप मान लीजिए सबसे पहले हेरिडिटी जान लीजिए। हेरिडिटी आपका होता है जैसे एक जनरेशन से दूसरे, मतलब मान लीजिए कि कोई राजा है तो राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा। तो सऊदी अरेबिया में अभी भी यही चीज़ चल रही है, ठीक है। अभी जो है 2015 में आपके जो सऊदी अरेबिया के किंग बने हैं, सलमान हैं उनका नाम, किंग सलमान, और वो किसके मरने पे बने थे? किंग अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद वहाँ के जो शासक थे वो आपके किंग सलमान हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो इनका बेटा होगा, ठीक है, जो इस समय प्रिंस होगा वहाँ का, फिर वो राजा बनेगा। उसी तरह जब वो राजा बन जाएगा तो उनका बेटा इस तरीके से राजा बनता रहेगा। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी आपकी, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक हेरिडिटी पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। और जो अगला पॉइंट था इसका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए सरकार को चुनते समय, ठीक है। किसी भी तरह का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि नहीं मारा पीटा उनको, धमकाया कि आपको इन्हीं को वोट करना है, इसी तरीके से आपका सब कुछ चलता रहे, ठीक है। नहीं, आपको वहाँ पर जो लोग होंगे वहाँ के, वो पूरा फ्रीली होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वो अपने कैंडिडेट को जिस तरीके से चाहें उस तरीके से वो जिसको चाहें इलेक्ट कर सकते हैं एक फ्री वे में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप चाइना का ले लीजिए। चाइना में इलेक्शन तो होते हैं पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ की जो मेजर लीडिंग पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, हमेशा सरकार उसी की बनती है। क्योंकि या फिर अगर मान लीजिए कि वो किसी और छोटी छोटी पार्टी को मौका देती भी हैं तो वो पार्टियों को मजबूर करते हैं कि वो उनके साथ अलायंस में, समझौते के साथ वहाँ पे पार्टी बनाएं, ठीक है। तभी जो है क्या कहते हैं वहाँ की गवर्नमेंट बनती है, और हमेशा से ऐसा ही होता है, ठीक है। सेम केस आप ले लीजिए मैक्सिको में हर 6 साल में जो है आपका इलेक्शन होते हैं, ठीक, इलेक्शन होंगे, लेकिन वहाँ पे हमेशा PRI नाम की पार्टी हमेशा बिना किसी जो है प्रोटेस्ट के या बिना किसी कंपटीशन के वहाँ पर ये पार्टी जीत जाती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे ये बिना किसी कंपटीशन के या बिना किसी भी चीज़ के ये जीतते हैं तो जो इनके पार्टी के मेंबर्स होंगे, जो इनके सदस्य होंगे, ये लोग वहाँ के लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर गलत चीज़ें उनके साथ करते होंगे जिससे कि उनको मजबूरन इनको चुनना पड़ता होगा, नहीं तो फिर ये उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं उनके जीवन के लिए, ठीक है। हो सकता है उनको मतलब हार्शली इनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता हो, वहाँ के सिटीजन्स के साथ उनको परेशान किया जाता हो, तरह तरह की चीज़ें ये लोग अपनाते होंगे अपनी पार्टी बनाने के लिए। डेमोक्रेसी के बिहाफ पर एक वर्ड आपका होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपका डेमोक्रेसी के बिहाफ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वर्ड का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तब तक जो है वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब 18 अबव ही यहाँ पर वोट कर सकते हैं, ठीक। डेमोक्रेसी के अंदर 18 साल से कम उम्र के लोग जो है वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वोट कर सकते हैं उनके हर एक वोट की एक वैल्यू होगी। मीन्स कि जब भी वोटिंग होगी तो उनका एक वोट एक काउंट होगा और वो किसी भी कैंडिडेट के जीतने में और हारने में काफ़ी अहम रोल अदा करेगा, ठीक है। ये सब बातें तो आपकी एक और पॉइंट जो है डेमोक्रेसी से रिलेटेड था उसके बारे में। उसके बाद जो है जो डेमोक्रेसी है आपका, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द सेंस कि जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंडर में आपको फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उन सभी का वायलेशन इलेक्शन के टाइम में नहीं होना चाहिए। तभी जो है आपका जो गवर्नमेंट होगी, जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी, वो डेमोक्रेटिक कहलाएगी। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इलेक्शन पीरियड में वायलेट होता है, ठीक है, उसका वायलेशन होता है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है इस बात का ध्यान दे रखना है कि कभी भी जब आप एक एज अ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे इलेक्शन में, तो जो आपके यहाँ का
ऐसा माहौल होना चाहिए कि वहाँ पर किसी के भी फंडामेंटल राइट वायलेट ना होने पाए। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जैसे आपका सऊदी अरेबिया हो गया, फिजी हो गया, एस्टोनिया हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे सेक्शन हैं जिनको वोटिंग करने से रोका जाता है। मतलब उनका मत अधिकार जो होता है, वोटिंग राइट जो होता है, उसको वायलेट कर दिया जाता है। मतलब उनको इलेक्शन के टाइम में वोट नहीं देने दिया जाता। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी डेमोक्रेसी नहीं होती है, वहाँ पर भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आप कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी चीज़ जैसी चीज़ नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि जैसे आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी, जैसे मान लीजिए जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किन किन चीज़ों की बात करेगी, उनके कुछ लिमिट्स होंगे। ठीक है, कुछ लिमिट्स होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज होंगे। ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन जीत गए, आपने एक बार बोला कि भैया आप हमको वोट दे दीजिए, हम इलेक्शन जीतने के पास, जैसा कि हमारे देश के नेता लोग करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है जीत जाते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टी को आप ले लीजिए, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, उनके जो डेकोरम होते हैं, जब इलेक्शन के पहले के जो उनके मेमोरेंडम्स होते हैं अलग अलग आप देखिए, तो उसमें बहुत सारे वादे होते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, फार्मर्स के लिए ये लाएंगे। अभी हाल में जो है क्या कहते हैं, किसानों की जो हाल हो रही है, ये खाली इस गवर्नमेंट की ही वजह से किसानों का ऐसा हाल नहीं है, पहले की भी सरकारें भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका डेमोक्रेसी के अंडर में आता ही आता है। ठीक है। अब आप जैसे सिटीजन्स राइट, मतलब डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी आपके अधिकार होंगे किसी भी सिटीजन्स के जो यहाँ पर रह रहे होंगे, ठीक है, जो आप इलेक्शन जीतने के बाद ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है, आप लोगों को परेशान करने लगे, तंग करने लगे, उनकी ज़रूरतों के ना पूरी करें, सिर्फ अपने ही बारे में सोचे, आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इलेक्शन जीतने के बाद भी यहाँ अपने लोगों का, अपने देश का, अपने नेशन का ध्यान रखना होगा, तभी वहाँ की गवर्नमेंट भी जो होगी वो डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट मानी जाएगी, नहीं तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे कि आपके जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रेसिडेंट थे कौन, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, जो अभी हाल में ही प्रेसिडेंट पद से हटे हैं। ठीक है, इन्होंने तकरीबन 38 सालों तक 38 ईयर्स तक वहाँ पर रूल किया। ठीक, लेकिन 38 ईयर्स आप खुद सोचिए कि ये बहुत ही लंबा पीरियड होता है। मतलब क्या इस 38 पीरियड के दौरान जो 38 सालों तक इन्होंने रूल किया, क्या इनको चैलेंज करने वाला, इनको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं आया होगा? ऑब्वियस सी बात है आया होगा, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अनडेमोक्रेटिक वे या कोई भी ऐसा रास्ता अपनाया होगा जिसकी वजह से वो ये हर कंपटीशन में उस सामने वाले उम्मीदवार से आगे रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी मल प्रैक्टिसेस की होंगी जिसकी वजह से ये जो है आगे बढ़ते रहे होंगे, और गलत तरीके, आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से ये नॉन डेमोक्रेटिक कैटेगरी के अंडर में कुछ ना कुछ हो सकता है, अनफेयर इलेक्शन हो, ठीक है, लोगों को इन्होंने फोर्स किया हो कि जो है ये अपना आगे चल के जो है ज़बरदस्ती जो है वोटिंग कर लें, ठीक है, और अपना प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीत जाएं। ठीक है, और कभी कभी इन्होंने जो है क्या कहते हैं अपने आप को लॉ से सुपीरियर भी माना है, मतलब एज अ डिक्टेटर भी जो है वहाँ पर रूल किया है। तो जो डिक्टेटरशिप होता है वो ऑलरेडी जो है डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं होता है, ये एक तरह की अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जहाँ कहीं पर भी डिक्टेटरशिप होती है। ठीक है, जहाँ कहीं पर भी डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पर आपका जो है अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाती है। सो आई होप कि आप लोगों का ये जो डेमोक्रेसी का ऊपर, ये जो लोकतंत्र के ऊपर जो मैंने एक छोटा सा आपको व्यू दिया है अपने एक व्यूअर के डिमांड पर, वो काफ़ी पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।